हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। चलिए बनाते हैं एक वीडियो, बताते हैं आपको भारत में कैसे कैसे विद्वान महान लोग हुए हैं। उससे पहले, कर्तव्य ऐसा आदर्श मित्र है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, और धैर्य एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठे ही आते हैं। किसी मनुष्य की बुराई को बताना आम लोगों की पहचान है, पर बुराई में अच्छाई ढूंढना खास लोगों की पहचान है। देखिए, अब हम आपको भारत के कैसे महान विद्वान वैज्ञानिक के बारे में बताते हैं कि आपको गर्व होगा कि हमारे देश में ऐसे लोग भी हुए हैं। अविश्वसनीय और चौंकाने वाली जानकारी, इसे जरूर सुने। डीडी बोधिगई ने श्री पीएम नायर, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जो डॉक्टर अब्दुल कलाम सर के राष्ट्रपति के सचिव थे, के साथ एक साक्षात्कार का प्रसारण किया। देखिए, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के ये सचिव थे, उन्होंने क्या बताया। मैंने उन बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करता हूं जो उन्होंने भावनाओं से घुटी हुई आवाज में बोले थे। मैं श्री नायर के कलाम प्रभाव नामक पुस्तक लिखी। मैं उन बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करता हूं। तो क्या श्री नायर ने कलाम प्रभाव नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर कलाम जब भी विदेश जाते थे तो उन्हें महंगे उपहार मिलते थे, क्योंकि कई देशों में यह प्रथा है कि वे अपने आने वाले राष्ट्राध्यक्षों को उपहार देते हैं। उपहार से इनकार करना राष्ट्र का अपमान और भारत के लिए शर्मिंदगी बन जाएगा। इसलिए उन्होंने उन्हें प्राप्त किया और उनकी वापसी पर डॉक्टर कलाम ने उपहारों को फोटो खिंचवाने और फिर सूचीबद्ध करने और अभिलेखागार को सौंपने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने कभी उनकी ओर देखा तक नहीं। राष्ट्रपति भवन से निकलने पर मिले उपहारों में से उन्होंने एक पेंसिल भी नहीं ली। 2002 में जिस साल डॉक्टर कलाम ने पदभार संभाला था, रमजान का महीना जुलाई अगस्त में आया था। राष्ट्रपति के लिए इफ्तार पार्टी की मेजबानी करना एक नियमित प्रथा थी। मुसलमानों के जब रोजे होते हैं तो इफ्तार पार्टी होती है। डॉक्टर कलाम ने श्री नायर से पूछा कि उन्हें उन लोगों के लिए एक पार्टी की मेजबानी क्यों करनी चाहिए जो पहले से ही अच्छी तरह से खिलाए गए हैं, और उनसे यह पता लगाने के लिए कहा कि इसकी लागत कितनी होगी। श्री नायर ने बताया कि इसकी लागत लगभग 22 लाख रुपए होगी। डॉक्टर कलाम ने उनसे उस राशि को कुछ चुनिंदा अनाथालयों को भोजन, कपड़े और कंबल के रूप में दान करने के लिए कहा। अनाथालयों का चयन राष्ट्रपति भवन में एक टीम पर छोड़ दिया गया था और इसमें डॉक्टर कलाम की कोई भूमिका नहीं थी। चयन होने के बाद डॉक्टर कलाम ने श्री नायर को अपने कमरे के अंदर आने के लिए कहा और उन्हें 1 लाख रुपए का चेक दिया। उन्होंने कहा कि वे अपनी निजी बचत से कुछ राशि दे रहे हैं और इसकी जानकारी किसी को नहीं देनी चाहिए। मिस्टर नायर इतने चौंक गए कि उन्होंने कहा, सर, मैं बाहर जाकर सबको बता दूंगा। लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ एक आदमी है जिसने न केवल वह दान किया जो उसे खर्च करना चाहिए था, बल्कि
वह अपना पैसा भी दे रहा है। डॉक्टर कलाम हालांकि एक धर्मनिष्ठ मुसलमान थे। उन वर्षों में इफ्तार पार्टियां नहीं हुई थी जिनमें वे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर कलाम को यस्सर प्रकार के लोग पसंद नहीं थे। एक बार जब भारत के मुख्य न्यायाधीश आए थे और किसी बिंदु पर डॉक्टर कलाम ने अपना विचार व्यक्त किया और श्री नायर से पूछा, क्या आप सहमत हैं? श्री नायर ने कहा, नहीं सर, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मुख्य न्यायाधीश चौंक गए और अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सके। एक सिविल सेवक के लिए राष्ट्रपति से असहमत होना असंभव था, और वह भी इतने खुले तौर पर। श्री नायर ने उनसे कहा कि राष्ट्रपति बाद में उनसे सवाल करेंगे कि वे असहमत क्यों थे, और यदि कारण तार्किक 99% था तो वे अपना विचार बदल देंगे। डॉक्टर कलाम ने अपने 50 रिश्तेदारों को दिल्ली आने के लिए आमंत्रित किया और वे सभी राष्ट्रपति भवन में रहे। उसने उनके लिए शहर के चारों ओर जाने के लिए एक बस का आयोजन किया, जिसका भुगतान उसके द्वारा किया गया था। कोई आधिकारिक कार इस्तेमाल नहीं की गई थी। डॉक्टर कलाम के निर्देश के अनुसार उनके ठहरने और खाने की सारी गणना की गई और बिल 2 लाख रुपए आया, जिसका उन्होंने भुगतान किया। इस देश के इतिहास में किसी ने ऐसा नहीं किया है। अब चरमोत्कर्ष की प्रतीक्षा करें। डॉक्टर कलाम के बड़े भाई पूरे 1 सप्ताह तक उनके साथ उनके कमरे में रहे, क्योंकि डॉक्टर कलाम चाहते थे उनका भाई उनके साथ रहे। जब वे चले गए तो डॉक्टर कलाम उस कमरे का भी किराया देना चाहते थे। यह किसी भी तरह से कर्मचारियों द्वारा सहमत नहीं था, जिन्होंने सोचा था कि ईमानदारी को संभालने के लिए बहुत अधिक हो रहा था। जब कलाम सर को अपने कार्यकाल के अंत में राष्ट्रपति भवन छोड़ना था तो स्टाफ का हर सदस्य उनके पास गया और उनसे मुलाकात की और उन्हें पुष्प गुच्छे भेंट किए। मिस्टर नायर अकेले उनके पास गए, क्योंकि उनकी पत्नी का पैर टूट गया था और वह बिस्तर तक ही सीमित थी। डॉक्टर कलाम ने पूछा कि उनकी पत्नी क्यों नहीं आई। उसने जवाब दिया कि वह दुर्घटना के कारण बिस्तर पर थी। अगले दिन श्री नायर ने अपने घर के आसपास बहुत सारे पुलिसकर्मियों को देखा और पूछा कि क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति उनसे मिलने उनके घर आ रहे हैं। वह आया और अपनी पत्नी से मिला और कुछ देर बातें की। श्री नायर का कहना है कि किसी भी देश का कोई भी राष्ट्रपति किसी सिविल सेवक के घर नहीं जाएगा, और वह भी इतने साधारण बहाने से। मैंने सोचा कि मुझे विवरण देना चाहिए, क्योंकि आप में से कई लोगों ने प्रसारण नहीं देखा होगा और इसीलिए यह उपयोगी हो सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम का छोटा भाई छाता मरम्मत की दुकान चलाता है। जब भी नायर कलाम के अंतिम संस्कार के दौरान उनसे मिले तो उन्होंने श्री नायर और भाई दोनों के सम्मान में उनके पैर छुए। इस तरह की जानकारी को सोशल मीडिया पर मेरी इस वीडियो को व्यापक रूप से साझा किया जाना चाहिए, क्योंकि मुख्य धारा का मीडिया इसे नहीं दिखाएगा। ये समाचार गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि यह तथाकथित जीबी टीआरपी नहीं रखता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का अनुमान लगाया गया था। उसका है 6 पेंट, 2 डीआरडीओ वर्दी, 4 शर्ट,
2 DRDO वर्दी, 3 सूट, 1 पश्चिमी, 2 भारतीय, 2,500 पुस्तकें, 1 फ्लैट जो उसने दान किया है, 1 पद्मश्री, 1 पद्म भूषण, 1 भारत रत्न, 16 डॉक्टरेट, 1 वेबसाइट, 1 ट्विटर अकाउंट और 1 ईमेल आईडी। उनके पास कोई टीवी, एसी, कार, आभूषण, शेयर, जमीन या बैंक बैलेंस नहीं था। बताइए, ये तो विश्व रिकॉर्ड बनेगा। विश्व में कोई राष्ट्रपति ऐसा हो ही नहीं सकता। यहां तक कि उन्होंने पिछले 8 साल की पेंशन भी अपने गांव के विकास के लिए दान कर दी थी। वे एक सच्चे देशभक्त और सच्चे भारतीय थे। भारत सदैव आपका आभारी रहेगा। सुनिश्चित करें कि आपके सभी दोस्त और प्रियजन इस वीडियो को जरूर देखें। कृपया अंबानी की बेटी की शादी के वीडियो को फॉरवर्ड करने के बजाय मेरी इस वीडियो को देखें और आगे सेंड करें, कमेंट करें और घंटी पर भी बटन दबाएं। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।